गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की नाइस गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, परिवार वाले भी अच्छे होंगे। भगवान तुम्हें हमेशा बीमारी से बचाए। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा करो मित्रों, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ। और जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यह कि यदि आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया तो मानो सब कुछ खो दिया, और यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम हार कर भी जीत जाओ, और ऐसा भी नहीं हो जाए कि तुम जीत कर भी हार जाओ। इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। संकरण कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान का हमारा जो पहला लेसन चल रहा था उसमें हमारा पॉइंट चल रहा था संकरण। क्या चल रहा था? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि संकरण क्या होता है। मैं यहाँ पर सामान्य शब्दों में बताऊं तो ये होता है कि संकर प्रजातियों का निर्माण करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? संकरण। क्या हमारे पास जो भी संकर किस्में आती हैं, बाजरे की देख लेना, ठीक है ना, गेहूँ की देख लेना, चना है, मूंग, मोट, गेहूँ, जिसकी भी है, जो संकर किस्में तैयार की जाती है वो किस विधि से तैयार की जाती है? संकरण से। किससे की जाती है? संकरण से। यानी उत्तम उन्नत किस्में या उत्तम किस्में विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संकरण। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं, एक ही प्रजाति के मध्य भी करवा सकते हैं, यानी एक ही प्रजाति उसकी भिन्न किस्में होती है उनके मध्य भी करवा सकते हैं, और दो भिन्न प्रजातियों के मध्य भी क्या करवा सकते हैं? संकरण की क्रिया करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा में ये लिखते हैं कि जब दो विपर्यासी या विपरीत लक्षणों वाली संततियों के मध्य आपस में निषेचन कराया जाता है या परागण की क्रिया करवाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संकरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो, जब दो प्रजातियों के मध्य परागण अथवा निषेचन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है और नई संतति या किसका निर्माण होता है? किस्म या किस्म का निर्माण होता है, तो उसे संकरण कहा जाता है। समझ गए? अनेक प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं। नई संतान उत्पन्न करने की या नई किस्म बनाने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छे गुण आ जाते हैं या उन्नत गुण आ जाते हैं, उस उन्नत गुणों वाली जो ये संतति होती है उस संतति का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास संकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी दो प्रजातियां लेते हैं अलग अलग गुणों वाली, उनके जनकों में क्या होती है? भिन्नता होती है। एक अच्छे गुण वाली होती है, एक बुरे गुण वाली होती है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर क्या करते हैं? एक उन्नत किस्म का निर्माण किया जाता है। वो हमें क्या कहलाएगा? संकरण। क्या कहलाएगा? संकरण। अब हमारा ये मुख्य उद्देश्य
उत्पन्न संतति को क्या बोलते हैं? जो भी हमारे पास यहां पर लिखना, संकरण से प्राप्त उन्नत किस्म को क्या कहते हैं? संकर किस्म। संकर किस्म कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट अगला यह है कि हम संकरण की क्रिया क्यों करवाते हैं? उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसके मुख्य उद्देश्य हमारे पास खूब सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला इसका उद्देश्य होता है संकर बीज का उत्पादन करना। क्या? संकर बीज का उत्पादन करना। तो यहाँ पर लिखे हम संकरण के उद्देश्य। संकरण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? यानी हम क्या करते हैं? संकर बीज का उत्पादन करते हैं। तो लिखो यहां पर संकर बीज का उत्पादन करने के लिए। पहला है हमारे पास, समझ गए? दूसरा है कि यदि हमें किसी पादप प्रजाति है, उस पादप प्रजाति के आनुवंशिक गुणों में विविधता का उत्पादन करना है, यानी उसके आनुवंशिक गुणों में हेर फेर करनी है, अच्छे बुरे में, तो हम क्या कर सकते हैं? संकरण कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो दूसरा उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया है? आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने के लिए। तीसरा हमारे पास इसका पॉइंट है, हम यहाँ पर अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? संकरण की क्रिया कर सकते हैं। यानी यदि किसी प्रजाति में उत्पादन हमें कम प्राप्त हो रहा है, तो हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? संकर बीज तैयार कर सकते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए संकरण की क्रिया करते हैं। चौथा होता है रोग प्रतिरोधक किस्में बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक किस्में तैयार करने के लिए। पांचवा हमारे पास है कम समय में तैयार करने के लिए, फसल को कम समय में तैयार करने के लिए। खूब सारे कारण हैं। सूखा सहन करने वाली, आजकल देखा होगा आपने, बाजरा आता है उसके ऊपर लिखा होता है 60 दिन में बाजरा तैयार, यानी कम समय में क्या हो जाएगा? कम समय में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सूखा सहन करने वाली, यानी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जल्दी पकने वाली है। ये सारे के सारे संकरण के उद्देश्य हैं। इनको हम क्या करने के लिए? जल्दी तैयार करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, इन सब प्रक्रियाओं के लिए हम क्या करवाते हैं? संकरण की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोग प्रतिरोधक है, रोगाणुरोधक है, कीट रोधी है, हर प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? संकरण के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, मिटा दूं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार, यानी हम किस प्रकार से संकरण करवा सकते हैं या संकरण की हमारे पास क्या विधियां हो सकती है। ठीक है, इन विधियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारे पास संकरण की मुख्य दो विधियां हैं। कितनी है? संकरण की मुख्य दो विधियां हैं। पहली हमारे पास जो विधि है वो है अंतर परभेदी संकरण। कौन सी है? अंतर परभेदी संकरण। यहां पर नंबर 1 लगा दो और लिखो अंतर परभेदी या परभेद संकरण। और दूसरी हमारे पास इसकी जो विधि है वो है दूरस्थ विधि। क्या है? दूरस्थ विधि या दूरस्थ संकरण। ये दो विधियां हैं। नाम से ही पता चल रहा है, क्या हो रहा है? नाम से ही पता चल रहा है, एक अंतर्भेदी संकरण, एक दूरस्थ संकरण। ठीक है, अब यहां पर हम अंतर्भेदी पढ़ेंगे। अंतर्भेदी का मतलब है हमारे पास यहां सीधी सी बात है, इधर देखना, ये हमारे पास एक पादप की प्रजाति है। कौन सा पादप है हमारे पास? ये मान लेना गेहूं है। क्या है? गेहूं। ठीक है, और ये गेहूं की जो प्रजाति है वो कौन सी किस्म? सोनालिका। समझ गए? दूसरे हमारे पास यहाँ पर ये गेहूं की क्या है? प्रजाति, जिनकी प्रजाति क्या हो? एक, लेकिन किस्में क्या हो? अलग अलग। ठीक है, ये यहाँ पर कल्याण सोना। और भी प्रजाति ले सकते हो आप लोग। ये भी गेहूं की है और ये भी किसकी है? हमारे पास गेहूं की प्रजाति। दोनों एक ही प्रजाति है। प्रजाति कौन सी है इनकी? एस्टाइवम। कौन सी है? ट्रिटिकम इनका वंश है। एस्टाइवम क्या है? इनकी प्रजाति है। दोनों की प्रजाति समान है, लेकिन किसमें क्या है? अलग अलग। जब प्रजाति एक समान हो और किस्में अलग अलग हो और उनके मध्य आपस में संकरण की क्रिया करवा करके नई किस्म तैयार की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर परभेदी संकरण। क्या कहलाते हैं? अंतर परभेदी संकरण। अब इन दोनों से हम तीसरी क्या करते हैं? गेहूं की प्रजाति तैयार करते हैं। क्या करते हैं? गेहूं की प्रजाति तैयार करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया ये कहलाएगी अंतर परभेदी संकरण। समझ गए? यहाँ पर सीधी सी बात ये हो गई कि संकरण की वह प्रक्रिया जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य या एक ही प्रजाति की दो किस्मों के मध्य संपन्न करवाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अंतर परभेदी संकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो जब एक ही प्रजाति
कि दो भिन्न किस्मों के मध्य दो भिन्न किस्मों के मध्य संकरण या परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है और उन्नत किस्म तैयार की जाती है तो उसे अंतर परभेदी संकरण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? यानी प्रजाति एक और किस्में क्या भिन्न, लेकिन दोनों के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो क्या कहलाता है? वो अंतर परभेदी संकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है दूरस्थ संकरण। कौन सा है? दूरस्थ संकरण। ठीक है, दूरस्थ संकरण का मतलब हो गया प्रजाति भिन्न। क्या है? प्रजाति भिन्न, लेकिन वंश एक ही। क्या है? प्रजाति भिन्न होनी चाहिए और वंश क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। उनके मध्य आपस में संकरण करवाया जाता है तो क्या कहलाता है? हमें दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण कहलाता है। जैसे ब्रेसिका है हमारे पास। क्या है? ब्रेसिका रापा है, पहले हमने संकरण कराया था। ठीक है ना? और ब्रेसिका कैम्पेसिट्रस यानी सरसों है, सरसों की प्रजाति के अलावा उसमें दूसरी यानी रापा पर सलजम होता है, इनके मध्य आपस में संकरण करवा दिया जाए, या गोभी के मध्य संकरण करवा दिया जाए, या मूली के मध्य संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो इनमें आपस में संकरण करवाने से जो संतान उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण। ठीक है, तो लिख दो। जब एक ही वंश की दो भिन्न प्रजातियों के मध्य भिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण या परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है तो क्या होता है? उन्नत किस्म करवाई जाती है और उन्नत किस्म तैयार की जाती है तो उसे
क्या कहते हैं? दूरस्थ संकरण। दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण कहा जाता है। समझ गए? यानी प्रजाति क्या होती है? भिन्न, लेकिन वंश क्या होता है? एक। तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ संकरण की क्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? दूरस्थ संकरण की क्रिया कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास अगला पॉइंट आएगा, वो संकरण की विधि आएगा, इसलिए इसका आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिठा दूं? संकरण की विधियां हैं। उन संकरण की विधियों में हमारे पास मुख्य जो पॉइंट आएंगे उसमें है पहला कि हम कैसा कार्य क्यों करते हैं, तो उसके लिए जनकों का चयन करना पड़ता है। फिर उसके पश्चात जनकों का मूल्यांकन करना पड़ता है। मूल्यांकन के पश्चात विपूषकता आती है, थैलीकरण की क्रिया आती है, टेग लगाना आता है, परागण आता है और एफन पेडी में बीजों का होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मिटा देता हूँ इसको। संकरण की विधियां। संकरण की विधि कर लेना है यहाँ पर। संकरण की विधि होती है हमारे पास, उस संकरण की विधि के चरण हैं। क्या है? चरण। और मैं यहाँ पर इन चरणों के नाम बता रहा हूँ। हमारे पास जो चरण है मुख्य, नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला चरण है सर्वप्रथम जनकों का क्या करते हैं? चयन। तो पहला लिखो यहाँ पर, जनकों का चयन करना, यानी अच्छे हैं या बुरे हैं उनका आपको चयन करना है, कैसे भी ले लेना। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास जनकों का मूल्यांकन। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है विपूषण क्रिया। विपूषण की क्रिया। चौथा हमारे पास का जो पॉइंट आता है वो आता है थैलीकरण या बैगिंग। थैलीकरण या बैगिंग। पांचवा हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है टैग लगाना। क्या करना? टैग लगाना। और छठवा हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है परागण की क्रिया। क्या आता है? परागण की क्रिया। परागण की क्रिया। सातवां हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है एफएनपीडी के बीजों का वितरण करना या उनको एकत्रित करना। एफएनपीडी पीडी के बीजों को एकत्रित करना या इकट्ठा करना एवं वितरण करना।
ये सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले में हम क्या करेंगे? जनकों का चयन करना है, दूसरा जनकों का मूल्यांकन करना है, विपुषण की क्रिया, बैगिंग, टेक लगाना, परागण की क्रिया, FNTD के पास बीजों का क्या करना? एकत्रित करना उनको, और बीजों का क्या करना? वितरण करना। ठीक है, अभी पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए यही है। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।